Hello everyone, welcome back to SR Commerce Classes. My name is रमनीक कौर और आज के वीडियो में मैं अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू करूंगी। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स पे बनाया था, जिसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। तो इस वीडियो में हम अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इसमें है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, देन डुअल एस्पेक्ट, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए एक एक करके सारे ही कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। सो द फर्स्ट वन, पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, मैनेजर्स एंड अदर्स। मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस को हमें हमेशा अलग ट्रीट करना है। किससे? उसके ओनर, उसके मैनेजर्स या अदर से। मतलब बिजनेस अलग है और उसका ओनर या उसका प्रोपराइटर जो है वो अलग है। इसीलिए देखिए सेकंड पॉइंट में ये है कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, वो बिजनेस या फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कॉन्सेप्ट पे के बेस पे हम क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल होती है, वो अमाउंट जो प्रोपराइटर बिजनेस में लगाता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट करता है, कमेंस करता है, उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तभी उसको बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसको हम लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? बिकॉज ये एज्यूम किया जाता है कि फर्म ने बोरो किए हैं फंड्स फ्रॉम इट्स ओनर, प्रोपराइटर। ओके, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाता है उसको, और उसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक, और लास्ट इसमें ये है कि जो अमाउंट विड्रॉ करता है प्रोपराइटर अपने बिजनेस से, उसको पर्सनल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और मतलब ड्राइंग मानते हैं। तो ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम अकाउंट्स में? उसको हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जो कि मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में हम उनको मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में उनको मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या क्या मनी एक्सप्रेस, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होने वाले ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज किया, ठीक है, सेल्स की, रेंट पे किया, वेजेस पे किए, ये सब क्या है? हमारे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं या इवेंट्स हैं। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में दिया है कि एन इवेंट, कोई भी इवेंट अगर वो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हमें नहीं लेना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है, वो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉयमेंट से जा रहा है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बिकॉज सीनियर मोस्ट अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो इससे क्या होगा, बिजनेस को एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर एग्जाम्पल में इसमें देखिए क्वेरल और स्ट्राइक वाला दिया है। तो क्वेरल मतलब झगड़ा किसके किसके बीच में, अगर किसी प्रोडक्शन मैनेजर का सेल्स मैनेजर से या फाइनेंस मैनेजर आपस में किसी का झगड़ा हो रहा है, क्वेरल हो रहा है, तो ये क्या है, इसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या कोई स्ट्राइक हो रही है, मतलब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, बट दो इसको हम मॉनेटरी स्ट्राइक को हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस है, वो
लंबे समय तक चलने के लिए खुला है। मतलब अगर बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं आज खोल रहा हूँ मैं कल बंद कर दूंगा। उसका इंटेंशन ये होता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो अपना बिजनेस जल्द से जल्द बंद कर देगा। तो इसीलिए बिजनेस की जो लाइफ है उसको स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में, किसी पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे कि क्या है कि कह सकते हैं हम कि 12 मंथ्स मतलब एक साल, मतलब हर एक साल में हम हमारे बिजनेस की का सारा एनालिसिस करेंगे। कैसे? बिजनेसमैन को क्या होता है कि अपने क्यूरियोसिटी होती है अपने प्रॉफिट्स को जानने की, इसीलिए वो एट द एंड हर साल अकाउंटिंग पीरियड मतलब यही कि फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर में एट द एंड साल में एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जिसमें वो अपना प्रॉफिट देखता है कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट हमने कोई भी एसेट अगर परचेज किया है तो हम उसको किस में शो करेंगे? उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे, मतलब जिस वैल्यू पे हम उसको खरीद कर लेकर आए हैं उसी वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे। हो सकता है हमारे परचेज करने के बाद उसकी वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, बढ़ जाए, वैल्यू घट जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें देखिए दिया है कि कोई बिल्डिंग है, अगर 20 लाख की मैंने परचेज की है तो हम उसको 20 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख हो जाए, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने कॉस्ट प्राइस या हिस्टोरिकल कॉस्ट जो मेरी है, द प्राइस जिस पे मैंने उसको परचेज किया है, मैं उसी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। फिर इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया है कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो एसेट्स हैं उसको मैं उसकी ओरिजिनल एक्विजिशन वैल्यू पे ही हमेशा शो करूंगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे है डेप्रिसिएशन। तभी हर साल हम अपने एसेट्स पे, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जिससे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब अगला हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको डुअलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसके दो एस्पेक्ट होंगे, मतलब दो इफेक्ट होंगे। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए इसमें दिया है कि एक्स ने कमेंस किया बिजनेस विद 20 लाख रुपीज एंड टेक्स अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक, and these 25 lakhs are used in buying some assets। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है हमारा कि हमारे एसेट्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये जो इक्वल बताता है यही चीज है डुअल एस्पेक्ट, मतलब एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो टोटल एसेट्स मेरे कितने 25 लाख रुपीज के होंगे, ठीक है। और लोन एज अ लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज की होगी और कैपिटल 20 लाख रुपीज का होगा, ठीक है। दैट इज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 25 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 20 लाख, ठीक। इसके बाद क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले देखते हैं रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू मतलब इनकम हुई हमारी, ठीक है। कैसे इनकम हुई? जैसे कि हमने कुछ सेल किया गुड्स का या हमने कोई सर्विस रेंडर की तो मुझे रेवेन्यू मिला, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है कि revenue recognition determines the time or a particular period in which the revenue is realized। मतलब ये किससे रिलेटेड है? इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द पीरियड, मतलब वो टाइम, वो पर्टिकुलर पीरियड जब हमें रेवेन्यू रियलाइज्ड हो गया है, मतलब एक्चुअल में कैश मिला नहीं मिला वो चीज नहीं, बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया कि अदर पर्सन जो है अब वो मुझे पेमेंट करेगा, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि किसी फर्म ने ऑर्डर रिसीव किया गुड्स का, इस टाइम पे क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई? नहीं हुई, सिर्फ ऑर्डर ही तो मिला है। लेकिन जब फर्म ने क्या किया, उसको गुड्स सप्लाई कर दिए, जब सप्लाई कर दिए, अदर पर्सन के पास गुड्स पहुंच गए, तब हमारा क्या बनता है, हमारा लाइबिलिटी बन जाती है उस पर्सन की, उस पर्सन से, मतलब उस पर्सन की लाइबिलिटी बनती है हमको पेमेंट करने की। मतलब इस टाइम पे क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। यही सेकंड पॉइंट कहता है कि रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। मतलब कब रियलाइज्ड हुआ, जब ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। कहाँ से, मतलब परचेजर को ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सेलर। तो उस समय जो हमारा परचेजर है वो लीगली लाइबल हो गया, किस चीज के लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को हम डिटरमाइन करेंगे, मतलब पहले रेवेन्यू डिटरमाइन होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट मैंने इनकर की है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेवेन्यू, इस ईयर के रेवेन्यू को हम अर्न कर रहे हैं और इसी ईयर में हमें ये एक्सपेंस बेयर करना चाहिए था, तो वो हमें हमने पे किया है, नहीं पे किया है, दैट डजेंट मैटर, बट वो इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो हम उसको एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब किसी भी तरह का फेवरिटिज्म नहीं होना चाहिए, ना मैनेजमेंट की तरफ से होना चाहिए, ना ही अकाउंटेंट की तरफ से होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी होगा जब जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हो रहे हैं उसके सपोर्टिव, उसके साथ हमारे पास कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होगा, कोई एविडेंस होगा, जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेन स्लिप, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट एटसेट्रा। जैसे कि अगर गुड्स हमने कैश में परचेज किए हैं तो हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए, या अगर गुड्स मैंने क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो उसके सपोर्ट में मेरे पास एक कॉपी ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए या डिलीवरी चालान होना चाहिए। सो आज का वीडियो बस यही तक, 8 कॉन्सेप्ट्स मुझे डिस्कस करने थे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।